मम्मी मैं अब घर का खर्च पूरा नहीं कर सकता। आप जानती है कि कितनी महंगाई है और फिर मेरी पत्नी भी उम्मीद से है। आपको भी पता है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है। मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए पैसे भी जमा करना है और फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी 100 खर्चे निकल आते हैं। आप मुझे माफ़ करें। हम तो भाई के मुंह से ये शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गए। मम्मी ने भाई से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? जानते हो ना कि हम माँ बेटी का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे? भाई ने कंधे उचका दिए थे और बोला, मुझे नहीं पता कि अब आप क्या करेंगी। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ। नहीं तो आप जानती हैं मुझे आपकी कितनी चिंता है। मम्मी बोली, मनोज तुम्हें मुझ विधवा का ख्याल नहीं है तो अपनी अनाथ बहन का ही एहसास कर लो। तुम हमारे साथ यूँ पेश ना आओ। मम्मी की बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वो कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी मम्मी हमें सुकून से जीने नहीं देंगी। ये बहुत ढीठ है। आपने साफ साफ अपनी मजबूरी बता दी है, मगर मजाल है उन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लग गई हैं। मनोज भाई कहने लगे, हाँ शांति तुम ठीक कह रही थी। ऐसा करो अपना सामान पैक कर लो, हम आज शाम ही घर से निकल जाएंगे। मम्मी झट से उठकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, नहीं मनोज ऐसा मत करना। ठीक है तुम घर में खर्चा नहीं देना चाहते तो ना दो, मगर घर से मत जाना। चलो मेरे लिए यह काफ़ी है कि मेरे घर में एक आदमी मौजूद है जिसके कारण मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। कोई मर्द आँख नहीं डाल सकेगा मेरी बेटी पर। भाई कहने लगा, मम्मी देख ले आपके पास वक्त है, सोच लें आप हमें इस घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं। इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया था। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई थी। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गई। मम्मी मुझे देखते ही फुट फुट कर रोने लगी थी। मैं ऊंची आवाज़ में बोली, इन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल कर बाहर फेंको। ये घर आपके नाम पर है। ये दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे, हमारा खर्चा निकलता रहेगा। तो फिर हमने उनका क्या करना है? मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। प्रीति तुम्हें मेरे सर की कसम, चुप हो जाओ, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया हुआ था, मगर मम्मी की वजह से चुप हो गई। मुझे अच्छी तरह ये बात पता थी कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से चिढ़ती हैं। उनका बस नहीं चलता था कि वो हमें इस घर से निकलवा दें। पिताजी जब जिंदा थे उस वक्त भी भाभी घर में लड़ाई झगड़े करती थी। भाई हर बार अपनी पत्नी का साथ देता था। तब पिताजी कहते थे कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों पति पत्नी तुम लोगों को ज़्यादा देर बर्दाश्त कर पाएंगे। पिताजी बड़े दूरंदेशी थे। शायद उन्हें पहले ही अपनी मौत का पता चल चुका था और ये भी पता चल गया था कि उनके बाद हमारे साथ क्या सुलूक होगा। पिताजी के देहांत को अभी 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे आंखें फेर ली थी। उन्होंने अब मम्मी के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिए थे। मम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, उन्हें रोज़ गोली खाने की ज़रूरत पड़ती थी। मगर जब भाई ने पैसे से हाथ खींच लिया तो मम्मी ने दवाई खाना भी छोड़ दी। इस वजह से मम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें फेर ली थी और अब वो हमारे खाने पीने के खर्चे से भी आज़ाद हो रहे थे। साफ शब्दों में कहें तो वो अपना किचन अलग करना चाहते थे। भाई हमारा अकेला सहारा था। हम बेहद परेशान थे और चुपचाप आंसू बहाए जा रहे थे। शाम तक हम वहाँ बैठे अपनी परेशानी में गुम थे। तभी भाभी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और बड़ी तेज आवाज़ में बोली, आज कोई किचन में जाएगा या कोई मर गया है जिसका शोक मनाया जा रहा है। आपको पता भी है कि मैं उम्मीद से हूँ, 6ठा महीना लग चुका है। इन दिनों में वैसे भी औरतों को बहुत भूख लगती है और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हो। किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। मम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं बोली, भाभी जब हमें कुछ खाना नहीं है तो बनाना क्यों? हमारे पास ना तो पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्जी ले आए और ना ही आटा है जिससे हम रोटी बना सके। एक भाई था हमारा, वो भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे? आप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाएं और खाएं। भाभी बोली, प्रीति तुम्हारी तो बहुत ही ज़बान चलने लगी है।
दूसरे घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम बहुत जल्द तलाक लेकर हमारे सरों पर वापस आकर बैठ जाओगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज़्यादा बदतमीज़ हूँ या आप? आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आपने किस तरह एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? भगवान से डरो, आप भी माँ बनने वाली हो। अगर कोई आपकी गोद में पड़ी हुई औलाद इसी तरह छीन ले तो? मेरी चलती ज़बान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक दिया। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर में आ चुका है। उसने जब मेरी बातें सुनी तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और आते ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। मैं कांप कर रह गई थी क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागकर कमरे में चली गई थी। मम्मी भी मेरे पीछे आ गई थी। मम्मी बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले ही क्यों? तुमने मेरे पोते को बदुआ क्यों दी? तुम्हारी शिकायत भाभी से थी, उस मासूम जान से क्यों तो नहीं थी जो दुनिया में आया भी नहीं है, और तुम उसे बद्दुआ देने लग गई। मैं मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी मुझे नहीं पता चला कि मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल गए। मेरे बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं उनके बच्चे को कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैं तो भाभी को भगवान से डरा रही थी। मैं चाहती थी कि वो डर जाए और हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना रखे। मम्मी जो पहले ही बहुत दुखी थी, आज वो भी मेरे गले लगकर रोती रही। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा, माँ अगर ये रोना धोना खत्म हो गया हो तो किचन में चली जाए। मेरी पत्नी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दे। मम्मी ने जल्द से आंसू साफ किए और कहने लगी, हाँ हाँ मनोज, तुम चिंता ना करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। मम्मी ने मुझे छोड़ा और कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा शायद इन लोगों का दिल पिघल गया है जो कह रहे हैं कि खाना मम्मी ही बनाएंगे। इसका यही मतलब था, खाना दोनों के लिए नहीं बल्कि 4 लोगों के लिए बनेगा। रो रो कर मेरा भी सिर में दर्द शुरू हो गया था और जोरों की भूख लगने लगी थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही डर था कि कहीं भाई मुझे फिर से मारने ना लगे। मुझे मम्मी का इंतज़ार था कि वो कब कमरे में आएंगी और मुझे आकर खाना देंगी। यूं ही इंतज़ार करते करते 9 बज गए थे। जब मम्मी कमरे में दाखिल हुई तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई, मगर ये देखकर तो मैं दंग रह गई कि मम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, मम्मी मेरा खाना कहाँ है? मम्मी की आंखों में आंसू आ गया था। वो कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती रही किचन में, खाना तो मुझे भी नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम अगर मैं किसी के घर में जाकर करती तब भी वह मुझे 2 वक्त की रोटी और सब्जी ज़रूर देते, मगर ये अपने लोग हैं। जानती हो ना कि अपनों की अंतरात्मा मरी हुई होती है। मैं उठकर अपने मम्मी के पास आ गई थी। मैं बोली, मम्मी आपको भूख लगी है? मम्मी ने सिर हिला दिया और ये देखकर तो मेरा कलेजा ही कटकर रह गया था। मैं बोली, मम्मी आप चिंता ना करें, मैं अभी इंतज़ाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मैं बोली, क्या बात है मम्मी? उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, मेरे लिए कोई फसाद खड़ा मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें तो मालूम है ना, जब एक मर्द घर में होता है वहाँ की औरतों में सुरक्षित होती हैं। अगर घर में मर्द ना हो तो दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें भी बहुत बनाते हैं। मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर देना जिससे तुम्हारा भाई नाराज़ होकर ही घर छोड़कर चला जाए। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आपको और दुखी नहीं दूँगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने दुपट्टा सही किया और घर से बाहर निकल गई थी। मैंने पड़ोस का दरवाज़ा बजाया था। ममता आंटी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या बात है बेटी, खैर तो है? कुछ इस वक्त हमारे घर कैसे आ गई? मम्मी को बहुत भूख लगी है और घर में खाने को कुछ नहीं है। आपके पास थोड़ा सा खाना हो तो मुझे दे दो। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा, भाई ने मेरी और मम्मी की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया है। मम्मी सारा दिन किचन में काम करती रही है, इसके बावजूद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ी रोटी बनाकर दी और साथ में सब्जी दाल चावल दिया। मैं उनका धन्यवाद करके घर वापस आ गई। मम्मी को खाना दिया तो वह बहुत खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, तुमने बेवजह हाथ फैलाया। मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा कि तुम्हें मांगना पड़ा है। मैंने तो कभी तुम लोगों को मांगना सिखाया नहीं है। मैं बोली, मम्मी जब अपने बेगैरत हो जाएं तो दूसरों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। मम्मी कहने लगी, प्रीति मुझे तुम्हारी ज़बान से बहुत डर लगता है।
तुम ज़रूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करोगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर ही दिया है तो अब तुम भी उसके नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ़ कर देती। तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये बातें सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मैं चुप कर गई थी। अगली सुबह ममता आंटी हमारे घर आई थी। उन्होंने मम्मी के हाथ पर 5,000 रुपये रख दिए। मम्मी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया तो ममता आंटी ने मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मुझे कभी भी अपनी बहन समझा है तो तुम मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं ये समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। मम्मी वो पैसे लेने नहीं चाहती थी मगर फिर उन्होंने पकड़ ही लिए थे। मम्मी ने आंटी से वादा किया था कि वो बहुत जल्द उनके पैसे उन्हें वापस लौटा देंगी। आंटी कहने लगी कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, तुम इसको कबूल कर लो। मम्मी खामोश हो गई थी। फिर आंटी के जाने के बाद मम्मी बाज़ार से आटा और सब्जी वगैरह लेकर आई थी और फिर मेरे और अपने लिए खाना बना लिया था और भाभी भूखी ही कमरे में पड़ी इस इंतज़ार में थी कि खाना बनने के बाद ट्रे में रखकर मेरे सामने लाया जाएगा। मैंने मम्मी से कह दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप भाभी को खाना बिल्कुल भी बनाकर नहीं देंगी। मम्मी कहने लगी मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों नहीं समझती। मैंने भी मम्मी को अपने सर की कसम दी। मैंने कहा कि अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूँ किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत स्वाभिमानी था, आप उनकी पत्नी हैं। आप अपने आप को इस तरह बेबस ना करें कि लोग आपको कुचलकर गुजर जाएं। मम्मी खामोश हो गई थी। जाहिर सी बात है उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर क्योंकि मैंने उनकी अपनी कसम दे दी थी इसलिए वो चुप कमरे में बैठी रही। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भर कर खाना खाया और आराम से लेट गई थी। अभी आधा घंटा गुजरा था कि किचन से बर्तनों के खटकने की आवाज़ें आने लगी थी। भाभी ने हमारे दरवाजे को पीटना शुरू किया था। वो कहने लगी जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी। अब जब मैं खाना देखने गई तो कुछ भी वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मैंने कहा मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैं अपने लिए सब्जी वगैरह लेकर आई थी, वही हमने बनाकर खा लिया। आप अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी तुम लोगों को पता है ना कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं काम नहीं कर सकती, फिर मुझसे किस चीज़ की जिद लगा ली है। मैं भी बोली अगर आपकी ये हालत है और काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता है कि आपको इस हालत में भगवान से डरना चाहिए। मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। भाभी ने जल्दी से भाई को फ़ोन करके घर पर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाज़ा पीट रहा था। कहने लगा मम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आए। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नहीं में सिर हिला दिया कि आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, मगर भाई ने इतना ज़ोर डाला कि मम्मी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला भाई गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। कहने लगा मुझे पता है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत है ही नहीं कि वो अपनी बहू के साथ जिद करे। तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इस घर में फसाद मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते इंसान के साथ तुम्हारी शादी करके इस घर से निकाल दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने हवास खो बैठी। मैं बोली आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के पीछे लग गए हैं, आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना बेगैरत भी होता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह से निवाला भी छीन ले। इससे तो अच्छा है कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं, मगर आप में गैरत कहाँ है, आप तो बेगैरत हैं। मेरी ये बात सुनकर भाई ने एक बार फिर से मुझे थप्पड़ मारा था, जबकि मम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। मैं गुस्से से बोली मम्मी आप मेरे लिए क्यों नहीं बोलती, लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं, मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैंने अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी आ रही थी, वो भी रो रही थी। मुझसे कहने लगी देखा वही हो गया जिसका मुझे डर था, अब हम दोनों बेघर हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, वो घर जो आप छोड़कर आई हैं वो आपके पति का था, वो मरने से पहले आपके नाम पर कर गए थे। उन दोनों को घर से निकाले और आप अपने घर पर जाकर बैठें, मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ चली जाऊँगी। मम्मी कहने लगी मैं अपनी जवान बेटी को भटकते हुए नहीं देख सकती, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो। मैंने जवाब ना दिया तो मम्मी रोने लगी थी।
कहने लगी, हे भगवान, इस ज़िंदगी से अच्छा है कि तू मुझे मौत दे दे। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुखा था, इसीलिए मैंने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसी बातें ना करें, आपको भगवान की सौगंध। फिर मम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाने का इरादा है। मैं बोली, मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगी, मुझे दुख मिले थे तो मुझे अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो शुक्र है तुम उसके घर जा रही हो तो वो हमें अपने घर में जगह दे देगी। हम दोनों माँ बेटी मौसी के घर पर चली गई थी। मेरी मौसी दूसरे शहर में रहती थी। वो बहुत ही अच्छी तबीयत की मालिक थी। हमने उनके घर जाकर अपने सारे हालात बता दिए थे और मौसी ने हमें खुले दिल से अपने घर में जगह दी थी। मौसा भी बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने हमारी आने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि वो तो कह रहे थे कि आप लोगों का घर है, जिस तरह चाहे मर्जी रहें, जो चाहे मर्जी खाए पिए। मेरी मौसी नर्स थी, वो सुबह सवेरे घर से निकल जाया करती थी और फिर घर के काम के लिए उन्होंने नौकरानी रखी थी। यहाँ मैं और मम्मी बहुत चैन से रह रहे थे। हमें यहाँ 2 हफ्ते हो गए थे जब मौसी की अचानक से तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान थी। मौसी ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। मगर मौसी को इस तरह की परेशानी थी कि इन दिनों अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। मौसी को कह दिया गया था कि अगर आपने छुट्टी की तो समझे कि इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। मौसी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी। वो कहती थी कि अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, घर में रहकर तो दीवारों को तक कर बोर हो जाती हूँ। वो परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दे तो आपकी जगह मैं अस्पताल जाया करूँगी। मौसी को मेरा मशवरा अच्छा लगा। वो कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूँगी, अगर वो इजाज़त दे दे तो तुम चली जाया करो। और उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी क्योंकि मौसी की तबीयत सच में ख़राब थी। वो अस्पताल जाने की कंडीशन में नहीं थी, जबकि अस्पताल में भी किसी की ज़रूरत थी। मैं जाने लगी थी और तब मुझे मौसी ने एक बात कही थी। वो कहने लगी, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने मौसी की बात को पल्लू से बांध लिया था और अस्पताल जाने लगी थी। मैं अपने काम से काम रखती। एक सीनियर नर्स थी जो मुझे काम बता दिया करती। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था क्योंकि मैं इस काम में कोरी थी। बस मुझे मरीज का ख्याल रखने को कहा जाता था और जैसे ही किसी मरीज की हालत बिगड़ने लगती तो मैं वहाँ पर डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लाती थी। यही काफ़ी दिन गुजर गए थे। मैंने किसी से बात नहीं की। एक दिन कम उम्र और सुंदर सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, तुम बड़ी उदास रहती हो, ऐसा लगता है तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। न जाने आज मेरे दिल को क्या हुआ था कि मैं खुद पर काबू ही ना कर सकी और अपने सारे गुजरे हालात उसके सामने खोलकर रख दिए। वो उदास हो गई थी। कहने लगी, ये छोटी मोटी नौकरी छोड़ दो। जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। बल्कि ऐसे क्यों ना करे कि जब तक तुम्हारी मौसी अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ा बहुत अपना कमा लो। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है। वो कहने लगी, जब लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगी। वहाँ की मासी छुट्टियों पर है। मैंने इसकी ऑफ़र मंजूर कर ली थी मगर मैंने ये बात मौसी से छुपा रखी थी। अब मैं रोज़ लेबर रूम की सफाई करती और नर्स के कहने के मुताबिक वहाँ रखी कचरे की थैलियाँ बाहर फेंक आती। बदले में मुझे हज़ारों रुपए मिल जाते। यूं ही एक हफ्ते में 18,000 जमा करने की काबिल हो चुकी थी। जरा से काम के बदले मुझे इतने पैसे मिलते हैं, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर इन थैलियों में ऐसा क्या होता है कि वह नर्स मुझे सबसे छुपकर काम करने को कहती थी। दिन ब दिन मेरा शक बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी उन कचरे की थैलियों को उठा रही है। वो बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी। वो कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी सी नहीं है जितनी मुझे लग रही है। ज़रूर इसमें कोई राज छुपा है। तो शख्स से मजबूर होकर इस बार मैंने थैली खोलकर देखी तो उसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ और टीके वगैरह रखे हुए थे। ये एक सरकारी अस्पताल था
और यहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। मगर कुछ दिनों से अस्पताल में ये खबर फैल रही थी कि यहाँ की दवाइयाँ और टीके वगैरह कम पड़ने लगे हैं। सीनियर डॉक्टर्स का तो यही ख्याल था कि शायद मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। अब मैंने देखा था कि दवाइयाँ कम पड़ गई थी तो अस्पताल की तरफ से फ्री नहीं दी जा रही थी, बल्कि मरीजों की पर्ची बनाकर दी जाती थी जिस पर दवाइयाँ वगैरह लिखी होती थी, जो कि लोगों को खुद ही खरीदना पड़ रहा था। अब मैं सारा खेल समझ गई। ये नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी और दवाइयाँ और इंजेक्शन मुझसे बाहर फिकवा देती थी, जो कि एक गाड़ी आकर ली जाती थी। यकीनन वो दवाइयाँ यह किसी दूसरी जगह पर बेचकर लाखों रुपए कमा रही थी। इसकी वजह से बहुत से गरीब लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस काम में इसका साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसका ये राज फाश करके रहूंगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई थी। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी थी। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने पहले तो ये सब मानने से इनकार कर दिया, फिर जब मैंने उन्हें सबूत दिया तो उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और मुझसे कहा, अभी ये बात तुम बिल्कुल मत खोलना, मैं उसको पुलिस के हवाले करवाऊंगी। सीनियर डॉक्टर ने पहले ही से पुलिस को बुलवा लिया था। जब नर्स ने मुझे कचरे वाली थैलियाँ फेंकने को कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था, तो उन्होंने आकर तलाशी ली तो अंदर से दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह बरामद हुए। पुलिस ने उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की मदद की थी और सरकारी दवाइयों की गैर कानूनी बिक्री के धंधे को बेनकाब कर दिया था। इसलिए मुझे सरकार की तरफ से 5 लाख इनाम भी मिले थे और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस भी देने का ऑफर दी गई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने ये बात जब मौसी और मम्मी को बताई तो वो भी बहुत खुश हुए। फिर मम्मी ने कहा कि अब हम वापस अपने घर चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से गुजारा कर सकेंगे। अब तो मौसी भी ठीक हो गई हैं, इसलिए वो वापस अस्पताल जाने लगी थी। हम भी अपने घर वापस आ गए थे। मुझे मेरे शहर में नर्सिंग की फ्री क्लासेस दी जाने लगी थी। भाई और भाभी हमारे आने पर बहुत परेशान थे। भाभी के आखिरी दिन चल रहे थे, मगर वो फिर भी हमारे साथ जुबान चलाने से बाज नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि मैं अपना काम करती थी तो मुझे उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं रही थी। मम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि मनोज, अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। भाई तो ये बात सुनकर घबरा गया था क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घर का किराया देना आसान बात नहीं थी। इसीलिए वो मासूम से बन गए थे, मम्मी से माफ़ी मांगने लगे थे। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने पहले घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया था ताकि इन्हें हमारा खर्च ना उठाना पड़े, जबकि इनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। कुछ समय बाद मैं अपना कमाने लगी थी तो भाई और भाभी मेरे सामने पीछे चले जा रहे थे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। मेरे ख्याल से अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और हम उसे माफ़ कर दे तो ये उस पर एहसान नहीं होगा, बल्कि ये हमारा खुद पर एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को मन से साफ़ कर लेते हैं। मेरी मम्मी ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया था और मैंने भी अब घर के लिए एक काम करने के लिए नौकरानी रख ली थी जो घर के सारे कामकाज कर जाती थी। भाभी भी बड़ी शर्मिंदा सी फिरती है, वो तो हमसे नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं है। खैर, मैं और मम्मी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो दोस्तों, बताइएगा आपके इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ।